हेडिंग डालिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदी में कोई नहीं, ठीक है, देखो, इट इज अ सेट ऑफ फिजिकल एंड, इंफ्रास्ट्रक्चर को लिखो, इट इज अ सेट ऑफ फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, structure needed for the operation of enterprises, needed for the operation of an enterprises or the society, adopted from the French word infra, adopted from the French word infra, infra French word है, वहां से adopted है। infra means below, below ब्रैकेट में बेस, ठीक है। तो कोई भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब उसका बेस, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला ये टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप की बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप। तो दो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो पब्लिक वाले में ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ओन्ड बाय गवर्नमेंट पब्लिक वाले के अंदर, दीज आर नॉन एक्सक्लूसिव गुड्स, पब्लिक में पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट नॉन एक्सक्लूसिव गुड्स which are open to all, which are open to all for utilization, for the proper functioning of society, for the proper functioning of society, ठीक है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कह रहा है यानी सरकार ने इसको ओन किया हुआ है। दूसरी चीज कह रहा है नॉन एक्सक्लूसिव गुड्स होते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब जैसे मेरा फ्रिज मेरा एक्सक्लूसिव है, एसी एक्सक्लूसिव है, बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ये नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब होता है किसके लिए ओपन होते हैं, सभी के लिए, ठीक है। तो ये हिस्सा कहलाता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लिखिए एनएच, एग्जाम्पल में रोड्स, एनएच। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल है, एक ऐसी चीज जो सभी लोग यूज कर सकें। भाई आपके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके घर के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके घर की बिल्डिंग, वॉल, यही सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। आपका अपना पेन, वो क्या आपके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपका अपना जो पेन है वो आपके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? नहीं है ना। तो सिंपल यहां पे देखिए ध्यान से, जल्दी बैठो, हेडिंग डालिएगा, नए लोग हैं, टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिक्स नीड को देने के लिए गवर्नमेंट और बाकी सब लोग जो देते हैं उसको बोलते हैं। डेफिनेशन में लिखवाइए, लिख लीजिएगा जाते समय। तो दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हुए। पहला आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक कौन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है पब्लिक, इसका मालिक कौन है, सरकार, ठीक है। दूसरा मालिक लिखिए प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर that is owned by private entity, private entity, प्राइवेट एंटाइटी के जो लोग होते हैं वो आपके प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को करते हैं। लिखो दीज आर एक्सक्लूसिव गुड्स, these are exclusive goods
प्राइवेटली यूटिलाइज्ड बाय एन एंटरप्राइजेस, प्राइवेटली यूटिलाइज्ड बाय इंटरप्राइजेस फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनको यूज करते हैं। दे मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल टू सोसाइटी, दे मे और मे नॉट बी टू बेनिफिशियल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो प्राइवेट गुड्स हैं तो ऑब्वियस बात है कई बार ये सोसाइटी को फायदा कर भी सकते हैं, कई बार सोसाइटी को फायदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐसा बताओ प्राइवेट का जिसका फायदा सर हम लोग भी उठा रहे हैं। बाकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा क्या चीज, स्कूल, हाँ चलेगा, प्राइवेट स्कूल्स यही है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल का भाई है तो प्राइवेट एंटिटी, वो चाहे तो एडमिशन नहीं दे बट एडमिशन दे रहा है, उसके बदले पैसे ले रहा है, समझ रहे बात को। तो ये तरीके से आपका ठीक है, तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दूसरा ये ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, तुंगता के आधार पर। टेंजिबिलिटी के आधार पर दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इस पे लास्ट ईयर आईएएस का क्वेश्चन भी था। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज कॉल्ड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिखो, इट इज नीडेड टू रन इकोनॉमी, इट इज नीडेड टू रन इकोनॉमी। इकोनॉमी को अगर आपको चलाना है तो आपको हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डैश एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, एग्जांपल से बहुत जरूरी समझ में आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ये सब क्या कहलाएंगे आपके टेंजिबिलिटी के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएंगे। ठीक है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्ट डिफाइन कर सकते हो, एग्जांपल बताओ। हार्ड का तो समझ में आ गया, रोडवे हार्ड हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर, बट सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ आइडिया? लिखो सिंपली भाषा में, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सिंपल है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो सॉफ्ट होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसमें हो सकती है, जो मैनुअली डिपेंडेंट होंगे। मैनुअली कौन होंगे, इंस्टीट्यूट, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम कर रहे हैं भाई। इलेक्शन कमीशन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो एक तरीके से, वो सॉफ्ट में आता है। ठीक है, तो लिखो दीज रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, दीज रिप्रेजेंटेड द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सिविल एजेंसी एटसेट्रा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड सिविल एजेंसीज, तो कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का आप नाम लिख सकते हैं। और दूसरा है थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यूजेस की बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यूजेस की बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल में लिखो इट इंक्लूड ऑल द फैसिलिटीज, इट इंक्लूड ऑल द फैसिलिटीज, सभी सुविधाएं इंक्लूड करता है दैट डायरेक्टली इंप्रूव द इकोनॉमिक एक्टिविटी, डायरेक्टली इंप्रूव द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो सीधे सीधे इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करे, इंप्रूव करे। दैट डायरेक्टली इंप्रूव द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्लूड ऑल द फैसिलिटीज दैट डायरेक्टली इंप्रूव द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, डायरेक्टली इंप्रूव कर, सीधे इंपैक्ट करे किस पे, इंप्रूवमेंट पे। एग्जाम्पल इसका है सिंपली एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी सेक्टर सीधे। एंड अदर इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बस दो ही है, हाँ बस मतलब इसका खत्म है ये। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंप्रूव द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास का बढ़ोतरी करे।
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मानव विकास डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को HRD इसको बढ़ाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी काम करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल का मतलब होता है, सिंपल बात होगी, जो सीधे सीधे बढ़ाता है, और सोशल का मतलब जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाता है। एग्जाम्पल लिखिए, स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, ये सब आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे। कुछ को समझ में आ गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं। मोटा मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप ऑफ बेसिस हो गया। पहला यूजेस हो गया, टेंजिबिलिटी हो गया, और ऑनरशिप की बेसिस पे हो गया आपके, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, कैरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। कैरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टर, लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक। सो पहला है पब्लिक गुड्स होते हैं। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पब्लिक गुड्स, सही बात है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो सबके सब किसके लिए होंगे, पब्लिक के लिए होंगे, पब्लिक गुड्स होते हैं, सही बात है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। पब्लिक गुड्स। दूसरा, इनका हमेशा होता है हिडन बेनिफिट्स, छुपा हुआ फायदे। हिडन बेनिफिट्स हमेशा आपको मिलेंगे इसमें। हिडन बेनिफिट्स दिख नहीं रहे हैं बट उसमें ऑलरेडी बेनिफिट्स होते हैं, हिडन बेनिफिट्स में लिखो। इंफ्रास्ट्रक्चर माइट नॉट बी फाइनेंशियली विजिबल, इसी के अंदर, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना दृश्य नहीं होती है, नॉट फाइनेंशियली विजिबल, बट दे हैव अ सॉलिड एडवांटेज, लेकिन उनका एक दृढ़ विकल्प होता है। एग्जाम्पल है स्कूल हमें लगता है क्या कर रहा है, फाइनेंशियली नहीं कमा रहा। प्राइवेट वाले स्कूल इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं। आज उन्हीं स्कूल की बदौलत आप यहां पे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फर्क समझ में आ रहा है। ये कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिखते नहीं, हमें क्या लिखते हैं कि यार पैसा बहुत कमा रहा है या फला बहुत हो, ये नहीं होता चीज़ों को लेकर। बट इतना पैसा या जो भी XYZ कमाया जा रहा है, उन सभी कमाई के बदौलत ही आपने 10,000 भी महीने के दिए होंगे, 5,000 महीने के दिए होंगे, मैंने 400 महीने के दिए हैं, बात को। बट स्कूलिंग उस समय की अलग अलग थी, तो जिस समय की स्कूलिंग थी उस समय इतना पैसा दे करके आज यहाँ पे है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। ये दोनों लोग जो काबिलियत है आपकी, ये कहाँ से चेक हुई है, फ्रॉम द स्कूल्स। क्लियर हुआ। तो दिखने चाहिए, कई बार दिखते नहीं है बट होते हैं। थर्ड पॉइंट, स्लाइट मोनोपोली। थोड़ी सी एकात्मकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। थोड़ी सी एकात्मकता का मतलब लिखो, सम यूजर्स, कुछ लोग, हैव ग्रेटर एक्सेस टू देम देन अदर्स, दूसरों की तुलना में ज्यादा पहुंच रखते हैं, दूसरों की तुलना में ज्यादा पहुंच रखते हैं। सम यूजर्स हैव ग्रेटर एक्सेस अदर देन। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है। आप एग्जाम्पल तुरंत लिख लो, रूरल वर्सेस अर्बन, सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क पड़ जाएगा। अब रूरल के अंदर भी अगर आप बात करोगे तो ग्राम प्रधान वर्सेस फार्मर, इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। शहर में आ जाओ तो सोसाइटी वर्सेस बिल्डर फ्लैट, फर्क आ रहा है समझना चीजों को लेकर के। तो ऑब्वियस इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो इसमें सोसाइटी वालों को ज्यादा बेनिफिट होगा। किस सेंस में बेनिफिट है कि उनको कहीं जाना नहीं है, भाई हर चीज सोसाइटी में है, भाई पूल है, XY जो भी है। बिल्डर फ्लैट में रहने वालों को आपको हर चीज को लेके जाना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, बस यही बेनिफिट है, ठीक है। तो कुछ के पास ज्यादा बेनिफिट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पास होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, लिख जरूर लेना ये क्या, रूरल वर्सेस अर्बन, दूसरा सोसाइटी वर्सेस नॉर्मल फ्लैट्स, पता चलेगा आपको थोड़ा। नेक्स्ट, हाँ, सोसाइटी फ्लैट वर्सेस नॉर्मल फ्लैट। सोसाइटी के जो फ्लैट्स होते हैं उनके बेनिफिट्स नॉर्मल फ्लैट की तुलना में बेहतर होते हैं। ध्यान से ये समझ में आ रही ना बात भाई। सोसाइटी फ्लैट के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती होंगी, सोसाइटी फ्लैट के जो ऑनर होते होंगे
अरे यार हद हो गई, नहीं समझ रहा बात को लेकर के। मेरे को जिम जाना है, तो मेरे को जिम जाने के लिए मुझे अपनी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं बिल्डर फ्लैट में हूँ, अगर मैं जिम में घर में ही हूँ सोसाइटी में, तो वहीं चले जाऊँगा नीचे। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? मेरे को कुछ मान लीजिए फंक्शन करना है, तो सोसाइटी में ऑडिटोरियम होता है, बुक हो जाता है, हर सोसाइटी में एक छोटा मोटा हॉल होता ही है। बट बिल्डर्स में क्या आपको फिर अलग से अरेंज करना पड़ेगा, पैसे 2 लाख रुपए 3 लाख दे। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, इंडिविजिबिलिटी। दृश्य समीकरण, इंडिविजिबिलिटी, ध्यान से, इंडिविजिबिलिटी। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को सभी लोगों में बांटना काफी कठिन काम होता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स एपॉस्ट्रोफी एस, प्रोजेक्ट्स बेनिफिट फॉर द वाइडर पब्लिक। सभी लोगों तक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज सभी तक पहुंच जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार चला रही है, उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का सभी लोग यूज करते हैं, ऐसा है? ऐसा है भाई? सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप में से कितने लोग जो गए हैं वहां? ठीक, सरकार ने आईजीआई बनाया, एयरपोर्ट है। आप में से कितने लोग गए हैं? 1 2 भाई, सिंपल बात है। यमुना एक्सप्रेसवे आप यूज करते हैं? आप आए होंगे इसलिए, अगर नहीं यूज करते होंगे भाई, सीधी बात है। मुझे अगर मेरठ काम नहीं है तो मैं मेरठ क्यों जाऊंगा? तो मुझे रैपिड का इंफ्रास्ट्रक्चर का, रैपिड समझ, रैपिड मेट्रो, रैपिड जो चलिए, हाँ, तो उसमें मैं आज तक नहीं बैठा, मैं नहीं बैठा हूँ, जेनुअली नहीं बैठा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जब पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। तो सिंपल है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सारे लोग यूज कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल बात है। तो इस सेंस को ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव का मतलब है लागत जन्य। ऑब्वियस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट तगड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, इट नीडेड या इट नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। पैसा तो चाहिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और अपने यहाँ की बात करते हैं तो अपने यहाँ है पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, सरकार की प्रधानता। सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कहेंगे तो आप सरकार की तरफ देखोगे कि अंबानी की तरफ? सिंपल बात है। ठीक है, तो सरकार का मेन डोमिनेंस होता है और जरूरी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अंबानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं है, अंबानी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। हाँ, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, नहीं हॉस्पिटल्स, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मैंने क्या बताया, ऑनरशिप की बेसिस पे प्राइवेट एंटिटी है। भाई अंबानी स्कूल भी तो चलाता है, अंबानी हॉस्पिटल भी चलाते हैं, बट उस हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिए, लुट जाएंगे भाई, सीधी बात है। स्कूल्स की फीस देखें, 4-4 लाख रुपए, तो फर्क क्या? तो अब आपकी वैल्यू 4 लाख की नहीं, बट कुछ लोग तो पढ़ा रहे ना, तो वो जिनका उस लेवल पे है वो कर रहे हैं, तो सीधी बात है। ठीक है, ये होता है आपका कैरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंस। ये तो आप लिख सकते हैं, कोई असर नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, काहे? डेवलपमेंट के लिए ना बोलना, पता है, उसके अलावा कुछ बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत है, मतलब क्यों ठीक है, मतलब चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए, रोडवे, रेलवे, हॉस्पिटल, सब इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे क्यों चाहिए? सोशल बेनिफिट के लिए चाहिए, चलो ठीक बात है, चलो। और सेक्टर वाइज डिमांड को पूरा करने के लिए, चलो ठीक है। और हाँ देखो आ गया, मैं बोल रहा था ये वर्ड तो चिपके गए, इकोनॉमी ग्रो या इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये चाहिए ही चाहिए। या तो एक यहाँ पे एक उधर सजेशन में तुम लोग जो राय देते हो क्या, हाँ, ये राय इतनी कॉमन राय हो गई है हर बैच में। मेरे को 15 साल हो गए, हर 15 साल में इतने सारे बैचेस में, हर बैच में ये राय बहुत कॉमन है। अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस, समस्या वही है, यही तो 3-4 पॉइंट स्कूल्स पढ़ के आप यहाँ आ गए हो।
नहीं लिखना तो चाहिए, वो तो अब आपकी समझ होगी डेवलप ना। इनिशियली लोग ये भी पहले ही आपकी समझ अवेयरनेस ही शुरुआत होती थी। हाँ वो आदत हो गई है स्कूलों में। हाल वही जैसे बताया ना, सीनरी बनाना, तो सीनरी में क्या बस वही है ना, हाँ भाई मेरे को आप सीनरी बोलो तो मेरा बस ये पहाड़ बनेंगे, यहाँ सन बनेगा, ऐसे होता है, चिड़िया बनेगी, बादल बनेगा, है एक घर बनेगा, कसम से बता रहा हूँ। अभी आप मेरे को बोल दो मैं यही बनाऊंगा, ऐसे ही होता है, खिड़की बन जाएगी, एक रास्ता बनता है, नहीं बनती, हो सकता है यहाँ पेड़ बनेगा, यहाँ से नहीं थी, बस मेरी खत्म सीनरी। अच्छा यही सीनरी है कुल मिलाकर, आप भी यही हो सकता बना, तो कुछ और जोड़ते हैं इसमें एक्स्ट्रा। अब आप सोचो, हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश माध्यम हो, सरस्वती स्कूल से पढ़े हो, सीबीएसई से डीपीएस, सब भाई आप प्रोडक्ट बैठे हो, सबका मानसिकता जो मेंटालिटी भी यही है, सीनरी यही है। मतलब फर्क समझ में आ रहा है? सोच के देख कितना कॉपी पेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए सिविल्स में ये कहानी नहीं चलती है, तो सिविल में अब आपको बताना पड़ेगा। तो आपने बताया, ठीक है, और कुछ जोड़ेंगे आप? इजी कनेक्टिविटी, हाँ चलो चल सकता है। और बताओ? इकोनॉमिक कंपेयर करें अदर्स के साथ। अच्छा चलो, और सिविल वाला ला यार, आईएएस में आंसर लिखने में मजा आया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े से तो वर्ड अच्छे लाने चाहिए ना आपको। चलो लिखिए, पहला है, एग्री करते हैं कि नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट आओ, इंप्रूव स्किल ऑफ लेबर। क्या लगता है लेबर का जो स्किलनेस है वो इंप्रूव होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से? भाई सीधी बात, समझ गए? कोई एक लेबर है जो घर पे काम कर रहा है या घर पे छोटी छोटी रोड बना रहा है, सरकार ने एक प्रोजेक्ट निकाला एनएच बनाना है, तो एनएच के अंदर बहुत सारी मशीनें आएंगी, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट गवर्नमेंट करेगी, तो उन्हीं लेबर शिफ्ट होंगे वहाँ पे, तो उनकी स्किलनेस बढ़ गई। जो व्यक्ति एनएच बनाना सीख गया, नेशनल हाईवे बनाना सीख गया, तो छोटी मोटी रोड तो हुआ, तो स्किलनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से तो हुआ। भाई आप 1 BHK टाइप के बना रहे, तो आपको एकदम हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट मिला, उसके अंदर लेबर, तो लेबर की कॉस्टिंग बढ़ गई, कॉस्टिंग के साथ साथ उसका स्किलनेस भी तो बढ़ गई। ये सेंस में आपको कह रहा है, ठीक है? नीट तो नहीं लिखवाने की, ठीक। दूसरा ये ईजेज मोबिलिटी, पहुंच अच्छी हो जाती है, ईजेज मोबिलिटी, सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होगा उतनी ज्यादा आपकी गतिशीलता बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा है। मोबिलिटी में याद रखो, डैश करके लिखो, सेल्फ एंड प्रोडक्ट, सेल्फ एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? इसका मतलब है हमारी खुद की मोबिलिटी भी बढ़ी, और प्रोडक्ट, हमारी खुद की का मतलब है मुझे एक्स से वाई जाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, बहुत फायदा देके जाएगा। दूसरी चीज है, कोई सामान अगर मुझे यहाँ पहुंचाना है, मंगाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप से ही तो हुआ है। भाई सरकार ने, प्राइवेट ही, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, सरकार पे मत जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मैंने बताए। ब्लिंकिट वालों ने स्टोरेज खोल दिया बगल में आपके, आपने 8 मिनट में आपके घर में सब कुछ। अब देखियो वो ऐड आ रहा फ्लिपकार्ट वालों का, सर से लेके पैर तक सब 8 मिनट में, नहीं ऐड आ रहा है, वो कैब भी मिल रही, सब कुछ, नहीं सूज वूज सब। हाँ सही बात है, वो 8 मिनट के ऐड है। सोचिए 8 मिनट के अंदर आपको जेन्युइनली ये चीजें तो फायदा है। अचानक आप भूल गए तो पहले क्या होता था, फिर आप उठो, चेंज करो, फिर सीधी बात है गाड़ी उठाओ, अगर आपके घर से दूर है जो मार्केट, जाओ लेके आओ, ये सब है। इतने टाइम के लिए आपको बस खाली इस बार क्या करना, मोबाइल उठाना है, क्लिक करना है, 8 मिनट के, आपका 8 मिनट से जल्दी है। तो देखो खतरनाक माहौल बना रखे हैं। दिवाली वाली के समय तो ऐसी मार थी भाई साहब, 4 साढ़े 4 मिनट में। मैं तो एक दिन उससे ऑर्डर किया ब्लिंकिट से, नहीं फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट है ना 5 मिनट वहाँ, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, और मैं ऑर्डर करके मोबाइल रखा और मैं बालकनी में गया और वापस आया, बंदा गेट पे, मैंने तो नीचे ही था गया। आप समझ रहे हैं आप क्या स्पीड, मतलब। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी है, उनका कितना बड़ा रिस्क है भाई। इस लेवल पे बाइक चलाएंगे, वो खुद भी ठोकेंगे, किसी और ठोक देंगे। नहीं 8 मिनट में पहुंचना, नहीं तो पेनल्टी का सीन था, ठीक। तो बट वो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट हमें उस पर नहीं आना है। तो सीधी बात है, मोबाइलिटी में लिखियो सेल्फ के लिए, दूसरा खुद के लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। दूसरा ये नेक्स्ट, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, बाजार के विकास के लिए, डेवलपमेंट बाजार के विकास के लिए, मार्केट डेवलपमेंट में लिखो डीपर इनरोड्स कनेक्टिविटी, अंदरूनी सड़क पर, अंदरूनी सड़क जुड़ाव, डैश, इट इंक्रीजेस द
market growth as well as the financial capacity of population. It develop the market growth as well as the financial capacity of people. ये बाजार के साथ साथ लोगों की आर्थिक क्षमता को भी बढ़ाता है। इस लाइन का मतलब समझ गए? अगर आपको आसानी से चीजें अगल बगल में मिलने लगेंगे तो इससे आपकी भी तो कनेक्ट बढ़ेंगी चीजों को लेकर के, भाई सुविधाएं आपकी भी बढ़ेंगी। ठीक है, हाँ, डीपर इनरोड्स क्या था? कनेक्टिविटी। ठीक बात है। नेक्स्ट, मैं फिर वही बात एग्जाम्पल आपको बताऊं। आपको पैसे लगाने हैं गुजरात और छत्तीसगढ़ में, तो आपका प्रेफरेंस कहां होगा? सीधी बात, क्यों? पॉलिटिक्स। चलो एक सेक्शन है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। भाई सीधी बात है, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है, महाराष्ट्र का दूसरा था। अगर आपको गुजरात महाराष्ट्र नहीं पता है, आप शहर और गांव की बात कर लो, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं शहर में या गांव में, तो लॉजिक बात है कहां करेंगे? रीजन आपके सामने, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, बिल्डिंगें है। इसमें लिखो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश को आकर्षित करता है। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश को आकर्षित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखो, इसको पूछा हुआ मेंस में, लिखा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिखो डैश करके इसी में। इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव सेक्टर। आधारभूत संरचना निवेश आधारित क्षेत्र है, सही बात है। इज एन इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव सेक्टर, निवेश आधारित क्षेत्र है, इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें। सही बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस लाइन का मतलब पूछा हुआ है। नेक्स्ट, अट्रैक्ट फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का आकर्षण भी करता है। इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बाहर की कंपनियां काम करती हैं। कब? भाई मैंने बोला नहीं, आपने बोला इन्वेस्ट इन गुजरात, इन्वेस्ट यूपी करके नहीं मॉडल है, तो इन सब में सरकार का इन्वेस्टमेंट मॉडल जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए तो होता है। भाई यूपी में देखो, नहीं आप बहुत, गुजरात का है वाइब्रेंट गुजरात, मोदी जी ने स्टार्ट किया था, तगड़ा है भाई साहब, लाखों करोड़ रुपया गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं एनआरआई, क्योंकि उनको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। तो वो क्या लेकर के आएंगे? डॉलर्स, डॉलर इंडिया में देंगे, उसके बदले रुपया। तो डॉलर क्या हुआ आपका? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो फॉरेन रिजर्व भी हमारा इससे बढ़ता है और फॉरेन करेंसी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, अब आपके वाले चिपकाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंक्रीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सही बात है। नेक्स्ट, टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और फाइनल जो आप लोगों की है लास्ट लाइन, क्या? डेवलपमेंट, विकास, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, इसके अंदर में सब कुछ है। डेवलपमेंट बढ़ना, इसमें दो तीन चीज लिखो। पहला लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट, इंग्लिश हिंदी सेम है, मल्टीप्लायर प्रभाव। मल्टीप्लायर का मतलब होता है 1 2 2 से 4 4 से 8 इन्वेस्टमेंट लेके आता है, सीधी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं ज्यादा मिलने से हमेशा याद रखना, जो सेंसस होती है आबादी, वो आबादी आपकी जो होती है वो किस मैनर में बढ़ती है? ज्योमेट्रिक मैनर में बढ़ती है। ज्योमेट्रिक में 1 2 3 4 5, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो अर्थमेटिक मैनर में बढ़ती या घटती हैं, 1 2 4 8 16 डबल होती हैं, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ग्रोथ को लेकर के आता है किस मैनर में? ज्योमेट्रिक मैनर में, मल्टीप्लाई करता है, याद रखें, 1 डबल 2 डबल ऐसे करके लेकर के आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हैवी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी में लिखना, हैवी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, निवेश पर उच्च रिटर्न, समझते हो? ब्याज। नेक्स्ट,
प्रमोटिंग ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्रमोटिंग ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सभी क्षेत्रों, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रमोट करने का काम करता है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रमोट करने का। ठीक है, तो ये आपके 8 पॉइंट हो गए किस चीज को लेकर के, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी आप और भी चाहो तो लिख सकते हो, बट ठीक है, ठीक है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट मॉडल आपको पढ़ने पड़े, बताऊंगा अभी मैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल आएंगे ना, तो अरे वही मॉडल ले आओ, हमारा जो रोड बनती है वो इन्वेस्टमेंट मॉडल ही तो है, क्या बोलते हैं, पीपीपी मॉडल, इसी पे तो काम। रोड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही तो है, तो वो पैसे लेकर के आती है पीपीपी मॉडल, ठेके पे जो रोड बनती है यार कॉन्ट्रैक्ट पे, वो यही तो होती है सेम। ठीक है, मॉडल्स आपको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप, कितने तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आपके होते हैं, टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो अलग है, दूसरा है सरकार की, मतलब इंडिया की बात करता हूँ, इन इंडिया लिख लो, टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में कितने टाइप के हैं, सीधी यही आपका सिलेबस है, मतलब कहने का। तो टोटल 5 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, टोटल 5 टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका ट्रांसपोर्ट, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात और लॉजिस्टिक, समझते हो, सामान अमान वाला। ठीक, दूसरा है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ऊर्जा। थर्ड है वाटर प्लस सैनिटेशन, वाटर प्लस सैनिटेशन। फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन, संचार। और लास्ट है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, या चाहे तो सोशल एंड कॉमर्शियल, सामाजिक और वाणिज्यिक। एक चीज ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये आपका ज्योग्राफी इंक्लूड करेगा, एनर्जी भी आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना, लिख लो चाहो तो। ये आपका इकोलॉजी, इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी का टॉपिक है, ध्यान से। कम्युनिकेशन इकोनॉमी में पढ़ोगे, साथ में S&T का टॉपिक है, साइंस टेक का टॉपिक है। और सोशल और कॉमर्शियल आपका ज्योग्राफी का ही टॉपिक आप कह सकते हो। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से, इन टॉपिक को यहां कवर कराऊंगा मैं, तो वहां कवर नहीं कराऊंगा, बात समझ गए। इसलिए इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्स टाइम, 2 लेक्चर 3 लेक्चर लेता है। क्यों, रीजन आपके समझ रहे हो, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक भी कवर हो रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट एक बार पढ़ो, कहानी खत्म, फिर ऐसा थोड़ी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में अलग से पढ़ना है, बात समझ में आ गई। तो 10 बार रिवाइज नहीं कराना, इसलिए इकोनॉमिक सेंस में ट्रांसपोर्टेशन को ज्योग्राफिकल सेंस में भी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं एक एक सेक्टर के, अभी तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे घूमेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर है फिर उस पर चलेंगे। पहले हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। मैं आपको सिंपली नाम बता रहा हूं कि किसके अंदर क्या क्या आते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में समझ तो रहे होंगे इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के अंदर क्या क्या, जो हमें सरकार ने बेसिकली ऑफिशियली गवर्नमेंट ने जो बोला है कि ये इसको हम इसमें डालेंगे, उसमें लिखिए पहले ट्रांसपोर्ट में रोड्स, आराम से, रोड्स, ब्रिजेस, पुल, पोर्ट, इनलैंड वाटरवे, आंतरिक जलमार्ग, एयरपोर्ट, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डैश, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डैश, रेलवे के आधारभूत संरचना में पहला है ट्रैक, ट्रैक जो होते हैं रेलवे के,
दूसरा है टनल्स, थर्ड इज ब्रिजेस, फोर्थ इज अंडरपास समझते हैं आप लोग? हाँ, जब रेलवे किसी छेद से निकले तो वो टनल है, और रेलवे नीचे से निकले या रेलवे ऊपर से नीचे से हो, दैट इज अंडरपास। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अर्बन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मतलब शहरी जो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं वो, और लॉजिस्टिक ये 2017 में गवर्नमेंट ने ऐड किया है, 2017 में गवर्नमेंट ने ऐड किया है इस ट्रांसपोर्ट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लियर हो गई भैया? 2017 का है लॉजिस्टिक। ये सारा सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, समझ गए बात को? हाँ, तो आराम से पढ़ना, कोई गड़बड़ी नहीं। दूसरा हो एनर्जी, एनर्जी में पहला है एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पहला लिखो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, लाइट में तीन चीजें, सबसे पहला पढ़ना होता है जेनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, थर्ड इज नरसिम्हा ट्रांसमिशन, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा या जो भी होता है। तीनों का मतलब समझ गए आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना, और उसको कहाँ किसको देना, ये तीनों बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूछेगा तो ये है, अराउंड 23% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये डिक्लाइन हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। 23% इलेक्ट्रिसिटी हमारी खाली खराब हो जाती है। क्यों? जब आप यहां से वहां तक जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके आते हैं। ठीक है, लिखिए ऑयल पाइपलाइंस कितनी लाए हो? और है तुम पी लिए? तो वो लहा के ये रख दो, उसी में है कब? हाँ ठीक है, क्या लिखियो? ऑयल पाइपलाइंस। नेक्स्ट स्टोरेज फैसिलिटी। एक काम कर देना नरसिम्हा, जब उधर जाना ना वसुंधरा, तो वही उठा लाना उसके यहाँ से, मैं बोल दिया उसको। नेक्स्ट ऑयल पाइपलाइन का स्टोरेज, हाँ इसको LNG वगैरह होते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी, जहाँ भाई गैस पाइपलाइन से जो गैस होती है वो कहीं तो स्टोर तभी तो आती होगी स्टोर करके, तो वो स्टोरेज फैसिलिटी। और लास्ट है गैस पाइपलाइन इसी के अंदर। नेक्स्ट आओ थर्ड, वाटर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर सैनिटेशन में पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस विस्तारण प्रबंधन। नेक्स्ट वाटर सप्लाई। नेक्स्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जल निस्तारण। नेक्स्ट सीवेज कलेक्शन, या सीवेज लिखो, सीवेज कूड़ा डैश, सीवेज डैश। नंबर 1 कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, उठाना, इलाज और निपटारा। कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट इरिगेशन, सिंचाई, वाटर में इरिगेशन। नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम और स्लरी, SLURRY, स्लरी, बंधाव करके बोलते हैं इसको स्लरी। स्लरी मतलब होता है जो स्लैग्स वगैरह मिलते हैं पाइपलाइन में, नहीं गंदगी जो मिल जाती है उसको सफाई वाला। ठीक है भैया, ये वाटर और सैनिटेशन हो गया। नेक्स्ट आओ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन समझते हो, संचार वाले। पहला आएगा टेली कम्युनिकेशन, डैश करके लिखो फिक्स्ड, स्थाई, दूर संचार बोलते हैं जिसको, स्थाई।
सीधी भाषा में वो तुम्हारे घर में जो फ़ोन लगा हुआ है क्या बोलते उसको यार, लैंडलाइन। बाबीराव गणपत राव आपटे, याद आया कुछ? कौन सी फिशरीज? स्टार फिशरीज। हाँ, मार के खा गया मैं, मस्त फ्राई करके नहीं बोलता जो है, दुखी करके रखा। तो पहले था, आप लोगों घरों में है किसी का लैंडलाइन? आज किसी घर में लैंडलाइन नहीं है? सोसाइटी में तो भाई दिया ही रहता हो, तो नहीं आपने अपना लगवाया हो, सोसाइटी वालों को तो भाई ठीक है, वो तो सोसाइटी की तरफ से सुविधा है, आपने खुद लगवाया है। जब इंटरनेट आप कनेक्शन लेते हो वाईफाई, तो उसमें मिलता है आपको, फ्री है कनेक्शन आपको, आप बस आपको वो लेना होता है सेट। बोलो कौन बोल रहा था? नहीं है किसी के पास? नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो पहले होते थे ना, पहले बहुत सरदर्दी वाला काम था ना, फिर उसमें वायर होता था, फिर वो पिलर होते थे, फिर पोल्स होते थे, फिर बंदर होते थे, फिर वो सबसे पहले तोड़ते थे उसको, लटक के आते थे, लेकर ऐसे करके घूमते थे, बस खत्म। तो हर तीसरे दिन वो लैंडलाइन आपका डेड, जो हमारा बहुत कॉमन था। मेरे फादर रेलवे में तो पहले मिलता ही था, पहले अलग वाले फ़ोन कभी यूज़ किए हैं, घुमाने वाले काले वाले, पहले यार हेलो ऐसे करके घुमाते थे, नहीं देखे आपने? पहले जो होते थे ऑफिस, मतलब जो क्लास 1 में होते थे ऑफिसर्स लोग, उनको घर पे मिलता था फ़ोन, तो बट ऐसे वाले फ़ोन बाद में आए ना, बटन वाले। फिर वो आ गए आपके क्या नाम, जो खाली खाली हैंड में लेके चलते हैं, बट वो पहले वाले ब्लैक कलर के होते थे, वैसे लगाते थे, फिर उसको तो वो सब फ़ोन में बड़े इश्यूज़ होते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या होता था उसमें, ये बट उसको पढ़ना तो भाई टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा लिखो, फिक्स के बाद लिखो फ्लेक्सिबल टावर्स, फ्लेक्सिबल टावर्स टेलीकम्युनिकेशन का, विस्तारित टावर्स, और थर्ड है टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज का मतलब समझ में आ गया, कॉलिंग तो टेलीकॉम के अंदर आई गया, उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज आपको और भी देता है। अरे ये ब्रॉडबैंड हो गया यार, नेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें यार, समझ रहे हो? हाँ, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई। डन। सबसे इंपॉर्टेंट आई है सोशल एंड कॉमर्शियल, सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा खेल इसी में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो पहला आओ एजुकेशन। एजुकेशन, ये पूरा ऐसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे तैयार हो जा रहा है। एजुकेशन सोशल में आ गया, समझ गए। दूसरा हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स। थर्ड आओ होटल्स, होटल। होटल में याद रखिएगा, होटल को भी सरकार ने 2 अलग अलग कैटेगरी में डाला है। अब वो नहीं 5 स्टार 3 स्टार, वो तुम्हारे लिए है, MMT वालों के लिए। हाँ, सरकार के हिसाब से लिखो डैश करके, 1 मिलियन प्लस सिटी, 1 मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख से ऊपर वाले शहरों में होटल, और 10 लाख से नीचे वाले शहरों में होटल। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन सरकार ने इसको किया हुआ है। दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉस्टिंग की। पहली क्लासिफिकेशन समझ गए, मिलियन सिटी में जो होटल, मिलियन सिटी समझ गए, 10 लाख से ऊपर वाले शहर समझ गए भाई। अरे यार दिल्ली, मुंबई, इनमें जो होटल्स हैं, इनके होटल्स में, और दूसरे छोटे शहरों में होटल्स। दूसरा तरीका वो इन्वेस्टमेंट पे है, लिखना चाहो तो लिख लो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्टिंग कॉस्ट। इसके बेसिस पे लिखो 200 CR प्लस, 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले होटल और 200 करोड़ से कम वाले होटल। सरकार अलग अलग पॉलिसीज बनाती है इन होटल्स, क्योंकि सीधी बात है, इन क्यों बनाती होगी? क्या सरकार पागल है? एक ही पॉलिसी क्यों नहीं बना रही होटल्स के लिए? रीजन समझ रहे हो? क्योंकि सीधी बात है, जो क्लाइंट होते हैं वो इन दोनों होटल्स में अलग अलग होते होंगे। भाई आप में से कितने व्यक्ति हैं जो 200 करोड़ से ऊपर वाले होटल में गए? सिंपली भाषा में 5 स्टार और 7 स्टार गए होंगे बाई चांस, भूल भटके। भाई लॉजिक बात है, 7 स्टार सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो दिया गया जान, वो हम बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, बट लॉजिक बात है, आप उसमें गए हैं तो अच्छी बात है। नहीं हमें सर जरूरत नहीं पड़ती, भाई क्या जरूरत है, ठीक है, क्या दाल मखनी यहीं खा लेंगे, कौन जरूरत वहाँ जाने की हमें। बट अगर आप गए हो तो, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रिक्वेंटली जाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज और आपके लिए फर्क है, सिंपल है, कोई दिक्कत। ये गलत चीज नहीं होती, सेंस में समझने से, ठीक है। नेक्स्ट आओ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, होटल्स के बाद 4th पॉइंट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डैश कर लिखो फॉर इंडस्ट्री। उद्योगों के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से बनाए हैं। इसमें पहला है इंडस्ट्रियल पार्क, फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल पार्क। पहला होमवर्क, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क, नोट कर लीजिए, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। इंडस्ट्रियल पार्क का आपको पूरी लिस्ट कवर करनी है, भारत की, पूरी दुनिया का ना करना बैठना, अब पता चले।
सरकार ने स्पेशलाइज्ड बहुत सारे पार्क बनाए हैं, इंडस्ट्रियल पार्क इन इंडिया। ये वेस्ट बंगाल के खुल गए, वेस्ट बंगाल आ गया, ये कहाँ से खुल गया? आजकल न्यूज़ में वही सब चल रहा है। देख रहे हो आंटी जी क्या मॉल बनाई है? दीदी दीदी, हाँ दीदी, कोई दीदी फैन तो नहीं बेटा यहाँ? पता चले, हाँ अच्छी तो है सर। यही होता है जब आप कल देखे ना क्या हुआ है, कल पता नहीं क्या हुआ आपको? ईडी ने छापा मारा, कहाँ? आईपैक कंपनी। आईपैक क्या है? वेरी गुड, सही है। आईपैक क्या है? हाँ, कंसल्टेंसिंग एजेंसी है। इलेक्शन कैसे लड़ना है उससे रिलेटेड जो प्लानिंग होता है, हाँ, तो वो बनाती है कंपनी। तो कल ईडी वालों, सीधी बात है, अगर वो कैसे इलेक्शन को कराना है तो उसमें फंडिंग भी होगी। तो ईडी ने कल वहाँ पे रेड मारी और उस पर चेक करने के लिए सारा कुछ था। और सीधे जैसा इसे पता चला सीएम साहिबा को, दीदी, तो दीदी खुद अपने पूरे काफिले के साथ, पूरे माहौल के साथ, सोचो रेड चल रही है, उस रेड के बीच में पहुंची है ममता बनर्जी अपने सब कमिश्नर को लेकर के कलकत्ता के, और वहाँ पे गई और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स प्लस लैपटॉप, इन दोनों को उठा करके वहाँ से चली गई। अब इसमें सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है, इसका आपने सीधे सीधे प्रूव कर दिया। अगर सब सही था तो क्यों ले गई? कह रही है स्ट्रेटजी वो सब थी हमारी इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो इलेक्शन को लड़ने की स्ट्रेटजी इतनी इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ थोड़ी। आप समझ रहे बात को? तो हाई कोर्ट में ना बड़ा तगड़ा कल ईडी ने 3 केस कर दिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे तुरंत, कि भाई सीधी बात है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रोसीजर है उसके हर्डल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इन्होंने उनके अगेंस्ट में कर दिया कि ईडी वाले हमारे जो ये स्ट्रेटजी इसको लेके जा रहे हैं। तो कल बड़ा बवाल हुआ, हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। देखो यही होता है, हाई कोर्ट में कल जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ट्रायल स्टार्ट करने में इन्होंने, जो दीदी जी हैं, इन्होंने अपने सारे वकील भेज दिए। लिस्ट वकील हो जाए तो कमी इंडिया में लॉ वालों कमी यही नहीं। तो कलकत्ता में भेज दिया हाई कोर्ट में, तो वहाँ हाई कोर्ट में पूरा भर गए। तो जो जज था वो सोचिए ट्रायल शुरू ही नहीं कर पाए, मुखर्जी करके कोई थी, फीमेल थी, वो कह रही पहले भीड़ कम करिए, लेकिन भीड़ कम करने की जगह हो हल्ला वाला टाइप का नहीं होता है, पूरा हल्ला मचा दिया अंदर कैंपस के अंदर, जो नहीं होता चैम्बर जहाँ पर ट्रायल चलता है कोर्ट, उसके अंदर पूरा। सोचो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम हेयरिंग नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट हेयरिंग डेट दिए 14 तारीख। खेल समझ रहे हो? इसका मतलब कुछ तो चीज़ें हैं। तो इस बार इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की लड़ाई आर्या पार की लड़ाई है। या तो इस बार वेस्ट बंगाल बनेगा, नहीं तो वेस्ट बंगाल टूटेगा। आप समझ रहे बात को लेकर के? तो इस बार बहुत खतरनाक फाइट है बंगाल को लेकर के, इसीलिए जो मोदी जी, अमित शाह पूरी दम लगा दिए हैं। अब सही गलत पता नहीं चीज़ों को लेकर के क्या है, बट जिस हिसाब से सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे सीधे सीधे गवर्नमेंट एजेंसीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देख रहे हैं सीधे सीधे मजाक उड़ाया जा रहा बंगाल में। नहीं, ईडी वाले सोचिए रेड मार रहे हैं चीज़ों को। अगर आप सही है तो कोर्ट तो भाई ईडी वालों को कितनी बार कोर्ट ने हड़का है, बहुत बार, बहुत मतलब हड़का के बाहर कर दिया ईडी वालों को। किसको? मैं सीधी बात है, केजरीवाल वाले केस में बस समझने वाली बात है ना, करा रहे इसी चीज को लेकर के। अब लेकर के इस पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, भाई ऐसा है वैसा है। उसमें बाकायदा मीडिया के सामने भी आई आंटी जी, वो लेके भी आई पूरा, देखो ग्रीन कलर का पूरा है कि सब ये ऐसा वैसा। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़र बना के रखो। देश में दुखी किया ममता बनर्जी ने, विदेश में दुखी किया ट्रंप ने। जाने पागल हो रखा है, मर जाए तो ही सही है यार। कसम से दुख सबको दुखी कर दे। 66 इंस्टीट्यूशन से वापस हो गया अमेरिका, 66 इंटरनेशनल एजेंसी से अमेरिका ने कल अपना नाम वापस ले लिया। इंटरनेशनल एजेंसी से अमेरिका का नाम वापस लेना सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फंडिंग है वो वही कर रहा है भाई। और दुनिया भर में जितना भी पॉपुलेशन कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, ये सब है, इन सब की फंडिंग मेजर यूएन की एजेंसी है, और उस सब का पार्टिसिपेट यूएसए है। उसने सबसे नाम वापस ले, कह रहा है ये बायस काम कर रही है यूएस के लिए काम। यूएस के लिए तो इंटरनेशनल एजेंसी यूएस के लिए काम क्यों करेगी भाई? सीधी बात है। हाँ, अच्छी बात है, क्यों? चूंकि आपके पास पैसा था तो मोरल ग्राउंड पे आप क्या कर रहे थे? पैसा दे रहे थे, बट उन्होंने बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, हम क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे। आप सोच के देखिए कितनी कुछ होने जा रहा है देश में, समझ। क्योंकि आप इंटरनेशनली मेजर इंस्टीट्यूशन से नाम वापस ले लेंगे तो कितनी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, खास करके दुनिया के गरीब देशों को। क्योंकि फंडिंग वो कर रहा था, तभी तो रेड क्रॉस वगैरह सुने हो, वो सब वहीं से तो हो रहा था सारा। सोचिए प्रॉब्लम, समझ रहे हो चीज़ों को लेकर के। तो कल की कहानी है 6 तारीख को अमेरिका और रशिया की न्यूक्लियर जो ट्रीटी है, न्यूक्लियर ट्रीटी में हर साल ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन की लिस्ट अमेरिका रशिया को देता है, रशिया अमेरिका को देता है। ये डील है। 6 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है इसकी टाइमिंग। तो फिर से रिन्यू करने आ रही। इस बार ट्रम्प ने बोल दिया हम रिन्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब को समझ में आ गया? इसका मतलब जो एटॉमिक वेपन्स का अभी तक थ्रेट था कि यूज नहीं कर सकते, वो 6 फरवरी के बाद कहानी खत्म। अब
समझ सकते हैं सिचुएशन क्या है दुनिया भर में जिस हिसाब से बना है। और वहाँ पे एक बड़ा फेमस वर्ड चल रहा है न्यूक्लियर विंटर, बहुत फेमस है। वीडियो बनाऊंगा मैं, टाइम मिल नहीं पा रहा क्लासेस के चक्कर में, नहीं बनाऊंगा, बताऊँ न्यूक्लियर विंटर। दुनिया भर में जितने भी एटॉमिक वेपन्स हैं, देखो अगर किसी एक देश ने एटॉमिक वेपन छोड़ा तो मान के चलिए कि कोई भी देश अपना रखेगा नहीं, क्योंकि आपने कांटे मूवी देखी, कांटे नहीं देखी होगी, कोई बात नहीं। उसमें 8-9 उसमें हीरो होते हैं, उस 8-9 हीरो में लास्ट में क्लाइमेक्स दिखाया गया है, कोई एक सर्कल में होते हैं और दोनों एक दूसरे को ऐसे करके गन लिए होते हैं एक दूसरे के ऊपर। 7 बंदे हैं, 7 एक दूसरे पे लिए हैं। उसमें जो मेन विलेन होता है, जो मेन विभीषण, वो बाहर रहता है, वो हवा में गोली चलाता है। अब पॉइंट यहां पे आया कि गोली चलाई किसने पता नहीं चला, बट इन 7 ने एक दूसरे पे चला दी, क्योंकि ऐसे है किसने चलाई पता नहीं, कि आप खत्म हो तो आप तो चला नहीं पाएंगे, तो उसने बाहर फायर किया और यहाँ पे इन्होंने आपस में फायर किया, निपट गए सब के सब। कहानी समझ रहे हो, इसका मतलब कुछ आ रहा है। हाँ, तो खेल यहाँ पे बस ये है, अगर एक देश ने एटॉमिक वेपन यूज किया तो ये पक्की बात है कि उस देश की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं से होगी जरूर। कहाँ समझ ले, एक दूसरे लिंक करेंगे। डेनमार्क का देख ही रहे हो, नाटो वाला इश्यू चल ही रहा है, यूक्रेन वाला चल ही रहा है। तो 2026 जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि बढ़िया होने जा रहा है, गलत फहमी है थोड़ी सी कि 2025 तब भी ठीक था। ठीक है साहब, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर बड़ी कोशिश की जाएगी कि लिस्ट का आदान प्रदान हो, क्योंकि जो एटॉमिक वेपन की लिस्ट है ये वास्तव में रिस्क है। क्योंकि आप अगर इसमें सीधे सीधे आप थ्रेट दे रहे हैं किसको, एटॉमिक उसके लिए। क्योंकि अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अमेरिका ने परसों देखा है कि उसका सीज कर लिया सिप रशिया का वेनेजुएला जा रहा था सिप तेल लेने के लिए, तो उसने सिप क्या कर दिया रशिया का। अब तक क्या हुआ था देखो, इनडायरेक्टली कहते हैं ना कि मुंह से झगड़ा हो रहा था, अब ना ग्राउंड पे आ गया झगड़ा। और ये झगड़ा ठीक, वेनेजुएला बहुत अच्छा सपोर्टर था रशिया का, क्योंकि पैसा वहाँ से, वो तेल वहीं से आता था उसको। तो समझ रहे बात, तो रशिया की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कोई भी कमाता है वो ऑयल बेच के तो कमाता है मैक्सिमम, और वही चीज़ पे अगर आपने चोट कर दी तो दिक्कत तो होगी। और जब आदमी के मरने की नौबत आ जाएगी कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो 100% अपना सब कुछ देगा कि नहीं करेगा, सीधी बात है, आर्या पार। तो अब की जो फाइट होने जा रही है वही हो रही है, ये बात अमेरिका को भी पता है। इसी चक्कर में वो ट्राई मार रहा है डेनमार्क मिल जाए कैसे भी, वो सॉरी ग्रीनलैंड बस, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो रूट है यूएसए, डायरेक्ट रूट करता है यूएसए वाला, इसका रशिया वाला ट्रैक है पूरा, तो उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। कल डेनमार्क की पीएम देख लो जो क्या ये होती दम, क्या बोली है कि अमेरिका वाले सोच ने उतरने से पहले गोली मारूंगी फिर बात करूंगी। जो वहाँ के पीएम ने स्टेटमेंट दिया है, किसको, अमेरिका के प्रेसिडेंट को। आप सोचिए ये है जलवा। बोलो वहाँ के अगर जो सोल्जर हैं वो उतरेंगे उससे पहले मैं उनको गोली मार दूंगी और फिर मैं पूछूंगी हाँ बोलो क्यों आए हो। आप समझ रहे हो क्या ये स्टेटमेंट डेनमार्क इतना बड़ा सा है कुल, सोचिए ये है दम डेनमार्क की पीएम का। डेनमार्क का कल मैं फिर इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री में डेनमार्क में ऐसे क्या है भाई साहब, तो वास्तव में डेनमार्क का इतिहास आप पढ़िए जा करके, जब से लेकर के डेनमार्क इन्वॉल्व हुआ है वॉर में तब से एक भी वॉर नहीं हारा है। तो समझ रहे हो ये पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं कि होता है ना कि भाई साहब जैसे अफगान लोगों को बोला जाता है ना कि कोई हरा नहीं पाया, उसी तरीके से यूरोप की हिस्ट्री में डेनमार्क लोगों को, डेनिश जो है उनको नहीं हरा पाया कोई। आप समझ रहे हो भाई साहब, ये कुछ हिसाब किताब में कल पढ़ रहा था। खैर क्या था, इंडस्ट्रियल पार्क इन इंडिया, गवर्नमेंट लिखना ज़्यादा अच्छा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा लिखो SEZ, नेक्स्ट आपको कवर करना है SEZ, सेज इन इंडिया लिस्ट, ठीक है। भारत में सेज की लिस्ट आपको हम सेज समझते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं बेसिकली, कुछ इस तरीके से आपको लिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनका मतलब ही यही होता है कि स्पेशलाइज्ड ये एरिया होते हैं जिस एरिया में डेवलपमेंट का काम करना होता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट केवल एक्सपोर्ट होते हैं, हमारे देश में यूज नहीं होते हैं। ठीक हो गया, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया की लिस्ट भाई बनाना ही है, समझ रहे हो, लंबा काम है ये आपको। इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और SAM स्पेशल एग्रीकल्चर मार्केट, विशिष्ट कृषि बाजार, विशिष्ट कृषि बाजार। ये मैंने आपको उस दिन भी शायद लिखवाया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये यूपी वाले तो एटलीस्ट आपको कवर करने, लिख लीजिएगा, यूपी स्पेशल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, ठीक है। ये हुए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आओ एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला है, फर्स्ट इज फर्टिलाइजर, सेकंड है फर्टिलाइजर में, दूसरा को। अच्छा कभी भी आपसे ना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पूछे, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आपको मैं एक चीज समझा दूं। देखो
एग्रीकल्चर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा एक चीज समझ जाना, इसको कभी भी आप एग्रीकल्चर की कभी भी आपसे कोई बात छेड़े तो हमेशा दो चीजें ध्यान रखना, पहली है बिफोर क्रॉपिंग और दूसरी है बछुट्टी। अगर आपको ये चीजें हमेशा ट्रिक याद हो गई तो आप आसानी से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। समझ गए? व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस बाय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सिंपल है, पहले बाद में। एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के पहले के बाद में। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है डेवलपमेंट के लिए, पहले। अब आए समझ में? चैलेंजेस सब क्लियर हो गई चीजें, तो हमेशा एग्रीकल्चर। तो यहां पे आपने क्या लिखा है? हाँ, एग्रीकल्चर में लिखो, पहला कुछ लिखो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। दूसरा, फर्टिलाइजर पहले चाहिए बाद में चाहिए? पहले चाहिए, बाद में नहीं। क्रॉप होने के बाद तो फर्टिलाइजर नहीं लगता ना भाई, जब क्रॉप हो गई तब तो हो गया ना। हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना इसी तरीके से एक कॉमन ट्रिक काम करती है, वैसे ये मेंस में आपको बताई जाएगी, वो होती है डीएम में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है बिफोर, पहले मैनेजमेंट कर लो ध्यान से। दूसरा इसमें होता है ड्यूरिंग, और तीसरा होता है, भाई सीधी बात है, जब भी डिजास्टर आ रहा है उसके पहले तैयारी कर लेनी चाहिए कि नहीं? आप इस एरिया में रहते जहां पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आता है तो प्रिपरेशन रखोगे कि नहीं? और अचानक से भूकंप आया तो क्या करना है उस पर्टिकुलर 10-5 सेकंड के लिए, और जब आ गया तो उसके बाद क्या करना है? समझ रहे हो? कनेक्ट, ये आपका डीएम, बस यही डीएम में कवर करना होता है, यही बस सारा खेल डिजास्टर मैनेजमेंट का यही है। गवर्नमेंट यही करके काम करती है, जिससे अब इसमें एरिया अलग अलग होंगे, डिजास्टर अलग अलग, हर एरिया में हर तरह का डिजास्टर थोड़ी आता है भाई। जो इंडिया में फ्लड प्रोन एरिया है उसी तरीके से ड्रॉट प्रोन होंगे, उसी तरीके के आपके जो ये गिरता है लैंडस्लाइड, तो जहां पे लैंडस्लाइड आती है वहीं पे फ्लड भी आती है क्या? ऐसा है समस्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, जहां पे फ्लड आए वहां पे वो आ जाए, कुछ भी समझ रहे हो, अर्थक्वेक आ जाए, ऐसा नहीं है। तो हर एरिया में डिजास्टर्स अलग अलग हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी अलग अलग होगा। जिस डिजास्टर का प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, ये भी अलग अलग होगा। समझ रहे हो? चलो, तो एग्रीकल्चर में नेक्स्ट आओ, पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फसल के बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, कायदे में सबसे ज्यादा जो पढ़ना होता है सीरियस होकर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो हमेशा पोस्ट हार्वेस्ट है, क्योंकि फसल जब बन गई तो उसके बाद ही तो सारा खेल शुरू हुआ। तो पोस्ट हार्वेस्ट में पहला लिखो कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, सही बात है, शीतगृह बोलते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, सामान को लेकर के भी जाना है। थर्ड, एजी मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, कृषि बाजार। नेक्स्ट, टर्मिनल मार्केट, अंतिम बाजार, मतलब जहां फाइनल प्रोडक्ट निकलते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल मार्केट, रिटेल और होलसेल मार्केट के बीच में बैलेंस, ना 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 उसी में ही, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर ही बैलेंस एंड होलसेल मार्केट के बीच में डिफरेंस। बैलेंस समझ गए? ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो भाई साहब। आलू मार्केट में 3 रुपए किलो बिक रहा है किसान को, आपको 40 रुपए बिक रहा है, तो गलत बड़ा है ना कहानी, ये आपको करना। रिटेल, ठीक है, तो ये आपके मार्केट्स हो गए इन द बेस ऑफ आफ्टर पोस्ट एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट मतलब जो कॉमन उसमें चल रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है, तो उसमें है हाउसिंग। लास्ट, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउसिंग, हाउसिंग भी अलग अलग होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग अलग का मतलब सीधी बात है, एक होता है आपका हाउसिंग में, वो है लिखो अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल समझते हो, लाइक नहीं सस्ते वाले। दूसरे कॉस्टली हाउसिंग, महंगे घर। तो सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सस्ते घर और महंगे घर डिफरेंस होता है ना भाई। राजीव आवास योजना के जो घर होंगे, जो BHK आपने लिए हुए हैं सोसाइटी में, और जो बिल्डर फ्लैट है उसमें डिफरेंस हो जाते होंगे ना। मजबूत कौन से, उस पर नहीं आएंगे, मजबूत तो सबसे ज़्यादा, क्या ही बोले आप, बुरा मान जाओ, हमारे घर को सर ऐसा बोल रहे, नहीं तो जो सोसाइटी फ्लैट होते बड़े सरदर्दी वाले हो गए। अब आजकल सोसाइटी के फ्लैट देखें, तो कौन सी फेमस है बिल्डर, लोढ़ा बिल्डर, लोढ़ा सुने, लोढ़ा बिल्डर नहीं सुने। इंडिया का सबसे, अगर आपसे कभी गूगल करना तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो बिल्डर पैसा कमाता है बिल्डिंग से, वो लोढ़ा बिल्डर है, ठीक है।
राज्यसभा का मेंबर भी है उसका, जो नोएडा का चेयरमैन है। उस बंदे की वीडियो मुंबई में आई थी, वो एक एक फ्लैट 3-3.5 करोड़ का बेचता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बंदे ने फ्लैट लिया था 3.5 करोड़ के आसपास का था। जब उसने इनॉग्रेशन हुआ, गृह प्रवेश, उसके बाद की वीडियो उसमें दिखा रहा है कि उसने मतलब सोचो ऐसे वॉल थी, उस वॉल को ऐसे ऐसे करके आवाज़ कर रहा था, नहीं होता है, उस बंदे ने ऐसे करके मारा वॉल में, उसका इतना आधा हाथ अंदर चला गया। 3.5 करोड़ का फ्लैट है, यूट्यूब पड़ी वीडियो के देखिएगा। सो 3.5 करोड़ पे सोचो किस चीज़ के लिए दी। फिर पता चला वो जो नहीं आते थर्माकोल, वो मोटे वाले थर्माकोल नहीं होते, मोटे मोटे सीट, वो उसने उससे बिल्ड, चारों तरफ की जो दीवार है वो आपकी कंक्रीट की है, और घर के अंदर की जो वॉल है वो थर्माकोल है। इतने मोटे मोटे थर्माकोल होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, दबाओगे थर्माकोल, देखे हो इतने मोटे भी दबते नहीं है ना प्रॉपर, इतने मोटे होंगे तो नहीं दबेंगे बस, क्योंकि उसने जब कील लगाई उसमें तो कील सीधे चलेगी, थर्माकोल जानते हो सीधे चलेगी उसमें। जब चेक करने आता तो आदमी कील लगा के, थोड़ा आप घर देखने जाते हो तो कील लगा के थोड़ी देखते हो, वो तो खरीदने के बाद लगाते हो ना। सोचिए ये हाल था उसमें। अर्थक्वेक में तो समझ पड़ेगा, अर्थक्वेक में क्या होगा, अर्थक्वेक में तो सोचो, मैं तो वो सोचो फिर वो किस लेवल पे उसने पैसा बनाया होगा भाई। 4 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए अगर फ्लैट बेचा, उसमें सारा माल उसने थर्माकोल लगाया है, आप सोचिए किस लेवल पे होगा, सीधी बात है। तो भैया कौन DLF ना, वो वाला कमेलिया, मेरे को तो मूर्खों की सोसाइटी लगती है यार। मैंने तो उसको नोटिस किया, उसको लेकर के कैमेलियाज में आप 300 करोड़ 100 करोड़